ये 14 जुलाई 1948 का दिन था जब उस वक्त के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना को उनकी अदालत के पेश नजर क्वेटा से ज़ियारत मुंतकिल किया गया था। उसके बाद कि वो फकत 60 दिन जिंदा रहे और 11 सितंबर 1948 को अपने खालिक हकीकी से जा मिले। ये पुरस्रार गुत्थी आज तक हल नहीं हो सकी कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को शदीद बीमारी के आलम में क्वेटा से ज़ियारत मुंतकिल होने का मशवरा आखिर किसने दिया था। ज़ियारत अपने सनोबर के दरख्तों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है और क्वेटा से 133 किलोमीटर फासले पर 2449 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। ये जगह जिन्ना की आरामगाह या कायदे आज़म रेजिडेंसी ज़ियारत से 10 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। कायदे आज़म की बहन फातिमा जिन्ना ने अपनी किताब माय ब्रदर में तहरीर किया है कि क्वेटा से ज़ियारत मुंतकिल होने का फैसला जिन्ना का ज़ाती फैसला था, क्योंकि उनकी सरकारी और गैर सरकारी मसरूफियात के बायस क्वेटा में भी उन्हें आराम का बिल्कुल मौका नहीं मिल रहा था और मुख्तलिफ इदारों और मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से उन्हें मुसलसल दावतें मौसूल हो रही थी कि वो उनके इज्तिमात में शिरकत करें और उनसे खिताब करें। ताहम ये बात फिर भी महले नजर है कि जिन्ना ज़ियारत के बारे में किसने बताया था और वहाँ मुंतकिल होने का मशवरा आखिर किसने दिया था। ज़ियारत पहुंचने के बाद भी उन्होंने किसी मुस्तनद मुआलिज से इलाज करवाने पर तवज्जो न दी, लेकिन उन्हीं दिनों इत्तला मिली कि मशहूर डॉक्टर रियाज अली शाह अपने एक मरीज को देखने के लिए ज़ियारत आए हुए हैं। फातिमा जिन्ना ने अपने भाई से कहा कि डॉक्टर रियाज अली शाह की ज़ियारत मौजूदगी से फ़ायदा उठाना चाहिए, मगर उन्होंने ये कहते हुए तजवीज़ सख्ती से मुस्तरद कर दी कि उन्हें कोई ज़्यादा संगीन मर्ज लाहक नहीं है और अगर सिर्फ उनका मैदा खुराक को ज़रा बेहतर तौर पर हजम करने लगे तो वो जल्द ही दोबारा सेहतमंद हो जाएंगे। बकौल फातिमा जिन्ना वो डॉक्टरों के ऐसे मशवरों से हमेशा गुरेज करते थे कि क्या करें, क्या खाएं, कितना खाएं, कब सोएं और कितनी देर आराम करें, मगर जल्द ही वो अपनी सादत को तर्क करने पर मजबूर हो गए। ज़ियारत पहुंचने के एक हफ्ते के अंदर उनकी तबीयत इतनी खराब हुई कि उनकी जिंदगी में पहली मर्तबा उनकी सेहत खुद उनके लिए परेशानी का बायस बन गई। अब तक उनका ख्याल था कि वो सेहत को अपनी मर्जी के ताबे रख सकते हैं, मगर 21 जुलाई 1948 को जब उन्हें ज़ियारत पहुंचे हुए फकत एक हफ्ता गुजरा था, उन्होंने ये तस्लीम कर लिया कि अब उन्हें सेहत के सिलसिले में ज़्यादा खतरात को नहीं लेने चाहिए और ये कि अब उन्हें वाकई अच्छे तिब्बी मशवरे और तवज्जो की ज़रूरत है। फातिमा जिन्ना का कहना है कि जो ही उन्हें अपने भाई के इस इरादे का इल्म हुआ तो उन्होंने उनके प्राइवेट सेक्रेटरी फर्रुख अमीन के जरिए काबीना के सेक्रेटरी जनरल चौधरी मोहम्मद अली को पैगाम भिजवाया कि वो लाहौर के मुमताज फिजिशियन डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श को बजरिया हवाई जहाज ज़ियारत भिजवाने का इंतजाम करें। डॉक्टर इलाही बख्श 23 जुलाई 1948 को क्वेटा और फिर वहाँ से बजरिया कार ज़ियारत पहुँचे, लेकिन दिन भर सफ़र करने के बावजूद उन्हें ज़ियारत पहुँचते पहुँचते शाम हो गई और जिन्ना से उनकी मुलाकात अगली सुबह ही मुमकिन हो सकी। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि जब मैंने कायद से उनकी बीमारी से मुताल्लिक इस्तफसार किया तो उनका तमाम जोर इसी बात पर था कि वो बिल्कुल ठीक है और ये कि उनका मैदा ठीक हो जाए तो वो जल्द ही मामूल के मुताबिक काम करने लगेंगे। मगर जब डॉक्टर इलाही बख्श ने जिन्ना का सरसरी मुआयना किया तो वो इस नतीजे पर पहुंचे कि उनका मैदा तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनके सीने और फेफड़ों के बारे में सूरत हाल इत्मीनान बख्श नहीं है। डॉक्टर इलाही बख्श के मशवरे पर अगले दिन क्वेटा के सिविल सर्जन डॉक्टर सदीकी और क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर महमूद जरूरी आलात और साजो सामान के साथ ज़ियारत पहुंच गए। उन्होंने फौरी तौर पर जिन्ना के टेस्ट किए, जिनके नताइज ने डॉक्टर इलाही बख्श के उन खदशात की तस्दीक कर दी कि वो तपेदिक के मर्ज में मुब्तला हैं। डॉक्टर इलाही बख्श ने जिन्ना के मर्ज के हवाले से सबसे पहले फातिमा जिन्ना को मुतला किया और फिर उन्हीं की हिदायत पर अपने मरीज को भी आगाह कर दिया। डॉक्टर इलाही बख्श लिखते हैं, कायदे आज़म ने जिस अंदाज में मेरी तशखीस को सुना मैं उससे इंतहाई मुतासिर हुआ। चौधरी मोहम्मद हुसैन चट्ठा ने अपने एक इंटरव्यू में ज़मीर अहमद मुनीर को बताया कि जब डॉक्टर इलाही बख्श ने जिन्ना को बताया कि उन्हें तपेदिक का मर्ज लाहक है तो जिन्ना ने जवाब दिया, डॉक्टर ये तो मैं 12 बरस से जानता हूँ। मैंने अपने मर्ज को सिर्फ इसलिए जाहिर नहीं किया था कि हिंदू मेरी मौत का इंतजार न करने लगे। बरे सगीर की जद्दोजहद आज़ादी के मौजू पर लिखी गई मशहूर किताब फ्रीडम एट मिडनाइट के मुसन्निफीन लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लापियर ने बिल्कुल दुरुस्त लिखा है कि अगर अप्रैल 1947 में
माउंट बैटन, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी में से किसी को भी इस गैर मामूली राज का इल्म हो जाता जो बम्बई के एक मशहूर तबीब डॉक्टर JAL पटेल के दफातर की तिजोरी में इंतहाई हिफाजत से रखा हुआ था, तो शायद हिंदुस्तान कभी तकसीम ना होता और आज एशिया की तारीख का धारा किसी और रुख पर बह रहा होता। ये वो राज था जिससे ब्रितानी सीक्रेट सर्विस भी आशना ना थी। ये राज जिन्ना के फेफड़ों की एक एक्सरे फिल्म थी जिसमें बानिया पाकिस्तान के फेफड़ों पर टेबल टेनिस की गेंद के बराबर दो बड़े बड़े धब्बे साफ नजर आ रहे थे। हर धब्बे के गिर्द एक बाला सा था जिससे ये वाज़ेह हो जाता था कि तपेदिक का मर्ज जिन्ना के फेफड़ों पर किस कदर जारहाना अंदाज में हमलावर हो चुका है। डॉक्टर पटेल ने जिन्ना की दरख्वास्त पर इन एक्सरेज के बारे में कभी किसी को कुछ ना बताया। ताहम उन्होंने जिन्ना को इलाज और सेहतयाबी के लिए ये मशवरा जरूर दिया कि उनका इलाज सिर्फ और सिर्फ आराम में मुज़मर है। मगर बानी पाकिस्तान के पास आराम का वक्त कहाँ था। उनके पास वक्त कम था और काम बहुत ज्यादा था और वो बाकायदा इलाज का एहतमाम कभी ना कर सके। वो इतनी आहनी हिम्मत के मालिक थे कि उन्होंने अपने मर्ज के बारे में अपनी अजीज तरीन बहन को भी आगाह नहीं किया, हत्ता कि उन्होंने डॉक्टर इलाही बख्श को भी अपने राज से उसी वक्त आगाह किया जब वो खुद यही तशखीस कर चुके थे। माउंट बैटन ने खासे तवील अरसे बाद लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लापियर को एक इंटरव्यू में बताया कि सारी ताकत जिन्ना के हाथ में थी। अगर किसी ने मुझे बताया होता कि वो बहुत कम अरसे में ही फौत हो जाएंगे तो मैं हिंदुस्तान को तकसीम न होने देता। ये वाहिद सूरत थी कि हिंदुस्तान मुत्तहिद सूरत में बरकरार रहता। रास्ते का पत्थर सिर्फ मिस्टर जिन्ना थे, दूसरे रहनुमा इस कदर बेलौस नहीं थे और मुझे यकीन है ये कांग्रेस इन लोगों के साथ किसी मफाहमत पर पहुंच जाती और पाकिस्तान ता क़यामत वजूद में न आता। डॉक्टर इलाही बख्श लिखते हैं, जब मर्ज की तशखीस हो गई तो मैंने एक जानिब इलाज और खुराक में मुनासिब रद्दोबदल की और दूसरी जानिब लाहौर से डॉक्टर रियाज अली शाह, डॉक्टर SS आलम और डॉक्टर गुलाम मोहम्मद को टेलीग्राम दिया कि वो जरूरी साजो सामान और सफरी एक्सरेज के आलात लेकर फौरन ज़ियारत पहुंचे। 30 जुलाई 1948 को खुदा खुदा करके जिन्ना का बाकायदगी से इलाज शुरू होने के इम्कानात पैदा हो गए थे कि उसी दिन एक ऐसा वाकया पेश आया जिस पर अब तक खामोशी के पुरस्कार पर्दे पड़े हुए हैं और जो लोग इससे वाकिफ भी हैं उनका यही इसरार है कि इस वाकये को अभी भी राज रहने दिया जाए। ये वाकया सबसे पहले मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने अपनी किताब माय ब्रदर में कलमबंद किया था। उन्होंने ये किताब जियलाना की मदद से तहरीर की थी। उनकी वफात के बाद इसका मुसव्वदा उन कागजात में दस्तयाब हुआ जो अब इस्लामाबाद के कौमी इदारा बराए तहफ़्फ़ुज़ दस्तावेज़ात पाकिस्तान नेशनल आर्काइव्स में महफूज हैं। इस मुसव्वदे को 1987 में कायदे आज़म अकेडमी कराची ने किताबी शक्ल में शाया किया था, मगर इस किताब में से इन पैराग्राफ्स को हज़फ कर दिया गया था जो मोहतरमा ने 30 जुलाई 1948 को पेश आने वाले एक वाक़ये के हवाले से तहरीर किए थे। मोहतरमा ने अपनी इस किताब में लिखा, जुलाई के अवाखिर में एक रोज़ वज़ीर आज़म लियाकत अली खान और चौधरी मोहम्मद अली बगैर किसी पेश की इत्तला के अचानक ज़ियारत पहुँच गए। वज़ीर आज़म ने डॉक्टर इलाही बख्श से पूछा कि जिन्ना के मर्ज के बारे में उनकी तशखीस क्या है। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें फातिमा जिन्ना ने बुलाया है और वो अपने मरीज के बारे में सिर्फ उन्हीं को कुछ बता सकते हैं। वज़ीर आज़म ने इसरार किया कि वो बतौर वज़ीर आज़म गवर्नर जनरल की सेहत के बारे में फिक्रमंद है, लेकिन तब भी डॉक्टर इलाही बख्श का मौक़िफ़ यही रहा कि वो अपने मरीज की इजाज़त के बगैर किसी को कुछ नहीं बता सकते। फातिमा जिन्ना आगे लिखती हैं, मैं उस वक्त भाई के पास बैठी हुई थी जब मुझे बताया गया कि वज़ीर आज़म और काबीना के सेक्रेटरी जनरल उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। मैंने इसकी इत्तला भाई को दी तो वो मुस्कुराए और बोले, फाती तुम जानती हो वो यहाँ क्यों आया है। वो देखना चाहता है कि मेरी बीमारी कितनी शदीद है और ये कि मैं अब कितने दिन जिंदा रहूंगा। चंद मिनट बाद उन्होंने अपनी बहन से कहा, नीचे जाओ, वज़ीर आज़म से कहो मैं उससे भी मिलूंगा। फातिमा जिन्ना ने भाई से गुजारिश की कि बहुत देर हो चुकी है, आप उनसे सुबह मिल लीजिएगा, मगर जिन्ना ने हुक्म दिया, नहीं, इसे अभी आने दो, वो खुद आखिर अपनी आंखों से देख ले। वो लिखती हैं, दोनों की मुलाकात आधे घंटे जारी रही। जो ही लियाकत अली खान वापस नीचे आए तो मैं ऊपर अपने भाई के पास गई। वो बुरी तरह थके हुए थे और उनका चेहरा उतरा हुआ था। उन्होंने मुझसे फलों का जूस मांगा और फिर चौधरी मोहम्मद अली को अंदर बुलवा लिया जो 15 मिनट तक उनके पास रहे।
फिर जब वो दोबारा तन्हा हुए तो मैं अंदर उनके पास गई। मैंने पूछा कि क्या वो जूस या कॉफी कुछ लेना पसंद करेंगे, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो किसी गहरी सोच में महव थे। इतने में रात के खाने का वक्त हो गया। भाई ने मुझसे कहा, बेहतर है कि तुम नीचे चले जाओ और उनके साथ खाना खाओ। नहीं, उन्होंने जोर देकर कहा, मैं आप ही के पास बैठूंगी और यहीं पर खाना खा लूंगी। भाई ने कहा, ये मुनासिब नहीं है, वो यहाँ हमारे मेहमान हैं, जाओ और उनके साथ खाना खाओ। इसके बाद फातिमा जिन्ना लिखती हैं, खाने की मेज पर मैंने वजीर आजम को बहुत खुशगवार मूड में पाया। वो लतीफ़े सुना रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे, जबकि मैं भाई की सेहत के लिए खौफ से कांप रही थी, जो ऊपर की मंजिल में बिस्तर अलालत पर पड़े हुए थे। खाने के दौरान चौधरी मोहम्मद अली चुपचाप किसी सोच में गुम रहे। खाना खत्म होने से पहले मैं ऊपर चली गई। जब मैं कमरे में दाखिल हुई तो भाई मुझे देखकर मुस्कुराए और बोले, फाती, तुम्हें हिम्मत से काम लेना चाहिए। मैंने अपने आंसुओं को छुपाने की बड़ी कोशिश की जो मेरी आंखों में उमड़ आए थे। 17 अक्टूबर 1979 को पाकिस्तान टाइम्स लाहौर में शरीफुद्दीन पीरजादा का एक मजमून शाया हुआ जिसका उन्वान था द लॉस्ट डेज ऑफ द कायद आज़म। इस मजमून में उन्होंने मुमताज माहिर कानून एम ए रहमान के एक खत का हवाला दिया। इस खत में एम ए रहमान ने उन्हें लिखा था कि डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श के बेटे हुमायूं खान ने भी उन्हें इस वाक़ये के बारे में बताया था। इस रिवायत के मुताबिक कायद आज़म पर दवा का असर बड़ा मुवाफिक हो रहा था और वो बतदरीज सेहतयाब हो रहे थे। एक रोज लियाकत अली खान कायद आज़म से मिलने के लिए ज़ियारत आए। वो उनके साथ तकरीबन 1 घंटा रहे। इसी दौरान दवा खिलाने का वक्त आ गया, लेकिन मेरे वालिद अंदर जाकर कायद आज़म को दवा नहीं दे सकते थे, क्योंकि अंदर जो मुलाकात हो रही थी वो बेहद खुफिया थी। चुनाचे वो बाहर इंतजार करते रहे ताकि मुलाकात खत्म होते ही वो कायद आज़म को दवा खिला सके। जब लियाकत अली खान कमरे से बाहर निकले तो मेरे वालिद फौरन कमरे में दाखिल हुए और कायद आज़म को दवा खिलाना चाही। उन्होंने देखा कि कायद आज़म पर सख्त इज़्तिराबी अफसरदगी तारी है और उन्होंने दवा खाने से इनकार कर दिया और कहा कि अब मैं मजीद जिंदा नहीं रहना चाहता। इसके बाद वालिद साहब की भरपूर कोशिश और इसरार के बावजूद कायद आज़म ने अपने डॉक्टर के साथ ताउन करने से इनकार कर दिया। हुमायूं खान ने मजीद बताया कि कायद आज़म के इंतकाल के फौरन बाद लियाकत अली खान ने मेरे वालिद को बुलावा भेजा। लियाकत अली खान ने उनसे पूछा कि उस रोज ज़ियारत में जब मैं कमरे से बाहर निकल आया और आप अंदर गए तो कायद आज़म ने आपसे क्या बात की थी। मेरे वालिद ने लियाकत अली खान को बहुत यकीन दिलाने की कोशिश की कि कायद आज़म ने आप दोनों के माबैन होने वाली गुफ्तगू के बारे में मुझसे कतन कोई बात नहीं की थी, सिवाय इसके कि उसके बाद कायद ने दवा खानी बंद कर दी थी। लेकिन मेरे वालिद के इस जवाब से लियाकत अली खान को तसल्ली नहीं हुई। लियाकत अली खान काफ़ी देर तक मेरे वालिद को ज़ेर करने की कोशिश करते रहे। जब उनकी मुलाकात ख़त्म हुई और मेरे वालिद कमरे से निकलने लगे तो लियाकत अली खान ने उन्हें वापस बुलवाया और उन्हें तंबीह की कि अगर उन्होंने किसी और जरिए से इस मुलाकात के बारे में कुछ सुना तो उन्हें यानी मेरे वालिद साहब को संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। ये डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श के साहबजादे हुमायूं खान की बयान करदा रिवायत है जो हम तक शरीफुद्दीन पीरजादा के तवस्सुत से पहुंची है। इसकी सेहत पर बहस की गुंजाइश हो सकती है क्योंकि खुद डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श ने अपनी किताब कायद आज़म के आखिरी अयाम में इससे मुख्तलिफ बयान दिया है। वो लिखते हैं, नीचे उतरा तो वजीर आजम से ड्राइंग रूम में मुलाकात हुई। वो इसी रोज मिस्टर मोहम्मद अली के साथ कायद आजम की मिजाज पुरसी के लिए तशरीफ लाए थे। उन्होंने बड़ी बेताबी से कायद आजम की कैफियत दरियाफ्त की और इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि मरीज को अपने डॉक्टर पर एतमाद है और इंशाल्लाह इसका उनकी सेहत पर अच्छा असर पड़ेगा। उन्होंने बहुत ताकीद की कि कायद आजम की इस तवील बीमारी की जड़ का जरूर खोज लगाया जाए। मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि कायद आजम की हालत तशवीशनाक होने के बावजूद वो पुरुमीद हैं कि अगर उन्होंने वो जदीद दवाएं खा ली जो कराची से मंगवाई जा रही हैं तो मुमकिन है कि वो सेहतयाब हो जाएंगे। बड़ी उम्मीद अफजा बात यह है कि मरीज में मुदाफियत की काफी कुव्वत है। वजीर आजम अपने रहनुमा और पुराने रफीक की अलालत से बहुत अफसरदा थे। उनकी दिलसोजी से मैं बहुत मुतासिर हुआ। अब हकीकत क्या है? इसका इल्म तो सिर्फ उन 5-6 शख्सियात ही को था जो उस वक्त मौके पर मौजूद थी। अब बदकिस्मती से उनमें से कोई भी जिंदा नहीं है और अब ऐसा कोई जरिया बाकी नहीं जो कौम को इस वाक़ये की असलियत से आगाह कर सके। मोहम्मद
मोहम्मद अली जिन्ना की हालत आइंदा कुछ रोज में इतनी बेहतर हो गई कि 3 अगस्त को डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श ने उनसे लाहौर जाने की रुख्सत भी हासिल कर ली। बज़ाहिर उसका सबब ये नजर आता है कि चंद दिन बाद ईद आने वाली थी और डॉक्टर इलाही बख्श ये ईद अपने अहले खाना के साथ मनाना चाहते थे, मगर अभी उन्हें लाहौर पहुंचे एक दिन गुजरा था कि उन्हें डॉक्टर आलम के साथ शुआओं के जरिए इलाज करने का आला अल्ट्रावायलेट एपरेटस लेकर फौरन ज़ियारत लौटने की ताकीद की गई और 6 अगस्त को ये आला लेकर ज़ियारत पहुंच गए। डॉक्टर रियाज हुसैन शाह ने उन्हें बताया कि उनकी गैर हाजिरी में जिन्ना बहुत कमज़ोर हो गए और उनका ब्लड प्रेशर बहुत गिर गया था, मगर इंजेक्शन लगाने से उनकी हालत कुछ बेहतर हो गई थी। अगले दिन 7 अगस्त 1948 को ईद उल फितर थी। इसी शाम बरकी शुआओं से जिन्ना के इलाज का आगाज हुआ, मगर ये उन्हें मवाफिक नहीं आया और उनके पैरों पर कुछ वरम सा हो गया। 9 अगस्त को डॉक्टरों ने राय दी कि ज़ियारत की बुलंदी मरीज के हक में अच्छी नहीं और उन्हें क्वेटा मुंतकिल कर देना चाहिए। जिन्ना पहले तो 15 अगस्त से पहले सफ़र के लिए आमादा नहीं थे, क्योंकि इसी साल जून में फैसला हो चुका था कि यौम आज़ादी 15 के बजाय 14 अगस्त को मनाया जाएगा। लेकिन अपने मौलजीन के इसरार पर वो 13 अगस्त को क्वेटा जाने पर रजामंद हो गए। जिन्ना के ज़ियारत के क़याम के ज़माने की बात है कि डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श ने फातिमा जिन्ना से पूछा, आपके भाई को कुछ खाने पर कैसे आमादा किया जाए, उनकी खास पसंद का कोई खाना बताएं। फातिमा जिन्ना ने बताया कि बम्बई में उनके यहाँ एक बावर्ची हुआ करता था जो चंद ऐसे खाने तैयार करता था कि भाई उनको बड़ी रग़बत से खाते थे, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद वो बावर्ची कहीं चला गया। उन्हें याद था कि वो लायलपुर का रहने वाला था और कहा कि शायद वहाँ से उसका कुछ अता पता मिल सके। ये सुनकर डॉक्टर साहब ने हुकूमत पंजाब से दरख्वास्त की कि इस बावर्ची को तलाश करके फौरन ज़ियारत भिजवाया जाए। किसी न किसी तरह वो बावर्ची मिल गया और इसे फौरन ही ज़ियारत भिजवा दिया गया। ताहम जिन्ना को इसकी आमद के बारे में कुछ नहीं बताया गया। खाने की मेज पर उन्होंने अपने मरगूब खाने देखते हुए ताज्जुब का इजहार किया और खुश होकर खासा खाना खा लिया। जिन्ना ने इस्तफसार किया कि आज ये खाने किसने बनाए हैं, तो उनकी बहन ने बताया कि हुकूमत पंजाब ने हमारे बम्बई वाले बावर्ची को तलाश करके यहाँ भिजवाया है और उसने आपकी पसंद का खाना बनाया है। जिन्ना ने बहन से पूछा कि इस बावर्ची को तलाश करने और यहाँ भिजवाने का खर्च किसने उठाया है। अर्ज किया कि ये कारनामा हुकूमत पंजाब ने अंजाम दिया है, किसी गैर ने तो खर्च नहीं किया। फिर जिन्ना ने बावर्ची से मुतालिक फाइल मंगवाई और इस पर लिखा कि गवर्नर जनरल की पसंद का बावर्ची और खाना फराहम करना हुकूमत के किसी इदारे का काम नहीं है। खर्च की तफसील तैयार की जाए ताकि मैं इसे अपनी जेब से अदा कर सकूं। और फिर ऐसा ही हुआ। जिन्ना ज़ियारत में 1 माह क़याम के बाद जब 13 अगस्त 1948 की शाम क्वेटा वापस पहुंचे तो उन्होंने अपनी मौलजों से कहा, बहुत अच्छा किया कि आप मुझे यहाँ ले आए। ज़ियारत में मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे पिंजरे में बंद हूँ। क्वेटा पहुंचने के बाद 16 अगस्त को उनके मौलजीन ने एक मरतबा फिर उनके एक्सरे और दीगर टेस्ट लिए। एक्सरे के नताइज से मालूम हुआ कि जिन्ना की सेहत बतदरीज बेहतर हो रही है और टेस्ट के नताइज ने भी इसी राय को तक़वियत दी। चुनांचे मुआलिजीन ने जिन्ना को मसरूफ़ रखने के लिए उनको अखबारात के मुताले की इजाज़त दे दी और उन्हें बाज़ दफ्तरी फाइलें निपटाने से भी मना नहीं किया गया। क्वेटा पहुंचने के बाद जिन्ना की सेहत चंद रोज़ के लिए इस कदर संभल गई थी कि वो थकान महसूस किए बगैर रोज़ाना 1 घंटा काम करने लग गए थे। उनका मैदा भी बेहतर काम कर रहा था, यहाँ तक कि एक दिन उन्होंने डॉक्टरों के मशवरे के बावजूद हलवा पूरी तैयार करवा के शौक से खाई। चंद दिन बाद उन्होंने डॉक्टरों की इजाजत से सिगरेट नोशी भी शुरू कर दी। डॉक्टरों का ख्याल था कि अगर कोई आदी सिगरेट नोश बीमारी के दौरान सिगरेट तलब करे तो ये उसकी सेहत की जानिब लौटने की अलामत होता है। अब डॉक्टरों ने जिन्ना की सेहत का मजीद जायजा लेते हुए उनसे गुजारिश की कि उन्हें क्वेटा से कराची मुंतकिल हो जाना चाहिए, लेकिन जिन्ना स्ट्रेचर पर लेटे लाचार कैफियत में गवर्नर जनरल हाउस नहीं जाना चाहते थे। उनसे बार बार दरख्वास्त की गई तो वो इस शर्त पर कराची जाने पर आमादा हो गए कि वो गवर्नर जनरल हाउस में नहीं बल्कि मलीर में नवाब ऑफ बहावलपुर की रिहाइश गाह में क़याम करेंगे। इन दिनों नवाब ऑफ बहावलपुर इंग्लिस्तान में मुकीम थे। जिन्ना से कहा गया कि उनकी क़याम गाह में रिहाइश के लिए उनको एक ख़त तहरीर करना पड़ेगा, तो उनकी असूल पसंदी ने उन्हें ये ख़त तहरीर करने की इजाज़त नहीं दी। वो नहीं चाहते थे कि वो मुमलिकत के गवर्नर जनरल होते हुए अपनी मुमलिकत में शामिल एक रियासत के नवाब से किसी किस्म की सहूलत हासिल करने के लिए बाकायदा इजाज़त तलब करें।
29 अगस्त 1948 को डॉक्टर इलाही बख्श ने जिना का एक मर्तबा फिर मुआयना किया। वो लिखते हैं, कायदे आजम का मुआयना करने के बाद मैंने ये उम्मीद जाहिर की कि जिस रियासत को आप वजूद में लाए हैं उसे पूरी तरह मुस्तहकम और इस्तवार करने के लिए भी देर तक जिंदा रहें। मेरे वहमो गुमान में भी ये ना आया था कि मेरे जज्बात से वो गमगीन हो जाएंगे। उनके ये अल्फाज और उनका अफसरदा और यास अंगेज लहजा मैं कभी नहीं भूल सकता। जिना ने डॉक्टर इलाही बख्श को मुखातिब करके कहा, आपको याद है जब आप पहली बार ज़ियारत आए थे तो मैं जिंदा रहना चाहता था, लेकिन अब मेरा मरना जीना बराबर है। डॉक्टर इलाही बख्श लिखते हैं कि ये अल्फाज ज़बान से अदा करते वक्त उनकी आंखों में आंसू आ गए। एक ऐसे शख्स को आप दीदा देखकर जिसे जज्बात से यकसरारी और फौलाद की तरह सख्त समझा जाता था, डॉक्टर इलाही बख्श दंग रह गए। जिना की तबीयत बतदरीज बेहतर होने लगी, इसलिए जिना की मुज़महिल तबीयत से उन्हें और भी हैरानी हुई। उन्होंने वजह दरियाफ्त की तो जिना ने फरमाया, मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ। डॉक्टर इलाही बख्श लिखते हैं कि इस जवाब से मेरी उलझन और बढ़ गई और ख्याल हुआ कि वो असल बात पोशीदा रखना चाहते हैं और जो वजह उन्होंने बयान की है वो यूं ही टालने के लिए है। मैं रह रह कर सोचता था कि क्या आज से 5 हफ्ते पहले उनका काम नामुकम्मल था और अब यकायक पाया तकमील को पहुंच गया है। मैं ये महसूस किए बगैर ना रह सका कि कोई बात जरूर है जिसने उनके जीने की आरज़ू मिटा दी है। यही वाकया फातिमा जिना ने भी तहरीर किया है, मगर कदरे मुख्तलिफ अल्फाज में। वो लिखती हैं, अगस्त के आखिरी दिनों में जिना पर अचानक मायूसी का गलबा हो गया। एक दिन मेरी आंखों में गौर से देखते हुए उन्होंने कहा, फाती, अब मुझे जिंदा रहने में कोई दिलचस्पी नहीं। मैं जितनी जल्द चला जाऊं उतना ही बेहतर है। ये बदशगुनी के अल्फाज थे। मैं लरज उठी, जैसे मैंने बिजली के नंगे तार को छू लिया हो। फिर भी मैंने सब्र और ज़ब्त से काम लिया और कहा, जिन, आप जल्द ही अच्छे हो जाएंगे। डॉक्टरों को पूरी उम्मीद है। मेरी ये बात सुनकर वो मुस्कुराए। इस मुस्कुराहट में उदासी छुपी थी। उन्होंने कहा, नहीं, अब मैं जिंदा रहना नहीं चाहता। 1 सितंबर 1948 को जिना ने ज़ियारत से बरी फौज के सरबरा जनरल डगलस ग्रेसी के नाम एक खत तहरीर किया, जो बदकिस्मती से उनकी आखिरी तहरीर साबित हुई। इस खत में उन्होंने लिखा, मैंने आपके खत की एक नकल कायदे आज़म रिलीफ फंड के नायब सदर को भेज दी है और मैंने इस फंड में से 3 लाख रुपए की इमदाद की मंजूरी दे दी है, जो थल प्रोजेक्ट के महाजिर फौजियों की बहबूद के लिए मखसूस है। इसी रोज डॉक्टर इलाही बख्श ने मायूसाना लहजे में मोहतरमा फातिमा जिना को बताया कि उनके भाई को हेमरेज हो गया है और उन्हें फौरन कराची ले जाना चाहिए, क्योंकि कोयटा की बुलंदी उनके लिए मौजू नहीं है। अगले आने वाले दिनों में जिना की तबीयत मजीद बिगड़ती चली गई। 5 सितंबर को डॉक्टरों ने तशखीस किया कि उन पर नमूनिया का हमला भी हुआ है। डॉक्टर इलाही बख्श ने अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर मिर्जा अबू अल हसन इस्फहानी को लिखा कि वो जिना के लिए चंद डॉक्टरों को भिजवा दें। इन डॉक्टरों के नाम डॉक्टर फयाज अली शाह ने तजवीज़ किए थे। इसी दौरान डॉक्टर इलाही बख्श ने कराची से डॉक्टर मिस्त्री को भी कोयटा बुलवा लिया, मगर इसके बावजूद जिना की तबीयत में कोई अफाका नहीं हुआ और उनकी नकाहत में इजाफा होता चला गया। ये उन्हीं दिनों की बात है जब जिना के सेक्रेटरी फारूक अमीन ने जिना से किसी की मुलाकात करवाना चाही, तो डॉक्टर इलाही बख्श ने उनके कई बार इसरार करने पर भी ये इजाज़त देने से इनकार कर दिया। डॉक्टर इलाही बख्श ने लिखा है कि उन्हें इस मुलाकाती का नाम नहीं बताया गया था, ताहम इस वक्त के हैदराबाद दक्कन के वजीर आजम मीर लायक अली ने अपनी किताब ट्रेजेडी ऑफ हैदराबाद के एक बाब में, जिसका उन्वान जिना ऑन डेथ बेड है, में लिखा है कि ये मुलाकाती वो खुद थे। ताहम इसरार करने के बावजूद जिना से मुलाकात में कामयाब नहीं हो सके। 10 सितंबर 1948 को डॉक्टर इलाही बख्श ने फातिमा जिना को मुतला किया कि अब जिना के जिंदा बचने की कोई उम्मीद बाकी नहीं रही और ये कि अब वो फकत चंद दिनों के मेहमान हैं। गालिबन उसी दिन जिना पर बेहोशी का एक गलबा हुआ। इस बेहोशी के आलम में उनकी जबान से बेरब्त अल्फाज अदा हो रहे थे। वो बुड़बुड़ा रहे थे, कश्मीर, उन्हें फैसला करने का हक दो। आइन, मैं उसे मुकम्मल करूंगा बहुत जल्द। मुहाजिरीन, उन्हें हर मुमकिन मदद दो। 11 सितंबर 1948 को जिना को स्ट्रेचर पर डालकर उनके वाइकिंग त्यारे तक पहुंचा दिया गया। जब उन्हें त्यारे तक ले जाया जा रहा था तो अमले ने उन्हें सलामी दी और फिर सब ये देखकर हैरान रह गए कि जिना ने इंतहाई नकाहत के बावजूद फौरन ही उनका जवाब दिया।
ان کے ہاتھ کی جنبش سے محسوس ہوتا تھا کہ انہیں بستر مرگ پر بھی نظم و ضبط کے تقاضوں کا مکمل احساس تھا۔ کوئٹہ سے کراچی تک کا سفر 2 گھنٹے میں طے ہوا۔ اس دوران جناح بڑے بے چین رہے، انہیں بار بار آکسیجن دی جاتی رہی۔ یہ فرض کبھی فاطمہ جناح اور کبھی ڈاکٹر الہی بخش ادا کرتے رہے۔ ڈاکٹر مستری، نرس ڈنہم، نیول ADC لیفٹیننٹ مظہر احمد اور جناح کے اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکرٹری فروخ امین بھی اسی طیارے میں سوار تھے۔ طیارہ جناح کو لے کر سپہر 4:15 بجے ماری پور کے ایئرپورٹ پر اترا۔ جناح کی ہدایت پر انہیں لینے کے لیے آنے والوں میں نہ حکومت کا کوئی اہم رکن موجود تھا، نہ ہی ضلعی انتظامیہ ان کی آمد سے باخبر تھی۔ ایئرپورٹ پر ان کا خیر مقدم کرنے والوں میں گورنر جنرل کے ملٹری سیکرٹری لیفٹیننٹ کرنل جیفری نولز کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ گورنر جنرل کے سٹاف نے انہیں اسٹریچر پر ڈال کر فوجی ایمبولینس میں منتقل کیا۔ فاطمہ جناح اور فلس ڈنہم ان کے ساتھ بیٹھ گئیں، جبکہ ڈاکٹر الہی بخش، ڈاکٹر مستری اور کرنل جیفری جناح کی کیڈیلیک کار میں سوار ہو گئے۔ جناح کی ایمبولینس نے ابھی فقط 4 میل کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ اس کا انجن پیٹرول ختم ہونے کے باعث ایک جھٹکے کے ساتھ بند ہو گیا۔ اسی کے ساتھ ایمبولینس کے پیچھے پیچھے آنے والی کیڈیلیک کار، سامان بردار ٹرک اور دوسری گاڑیاں بھی رک گئیں۔ قائد کی حالت اس قابل نہیں تھی کہ راستے میں بلا وجہ ایک لمحہ بھی ضائع کیا جاتا۔ ڈرائیور 20 منٹ تک انجن کو ٹھیک کرنے کی جدوجہد کرتا رہا۔ آخر فاطمہ جناح کے حکم پر ملٹری سیکرٹری اپنی کار میں ایک اور ایمبولینس لینے کے لیے روانہ ہو گئے اور ڈاکٹر مستری بھی ان کے ساتھ تھے۔ ادھر ایمبولینس میں شدید حبس کا عالم تھا، سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ فاطمہ جناح اور سسٹر ڈنہم باری باری انہیں گدے کے ایک ٹکڑے سے پنکھا چلتی رہی۔ ہر لمحہ بڑی اذیت میں گزر رہا تھا۔ کرنل نولز اور ڈاکٹر مستری کو گئے ہوئے بڑی دیر ہو گئی تھی، لیکن نہ فوجی ایمبولینس کا انجن درست ہوا اور نہ کوئی اور متبادل انتظام ہو سکا۔ ڈاکٹر الہی بخش اور ڈاکٹر ریاض بار بار اپنے قائد کی نبض دیکھتے تھے جو بتدریج ڈوب رہی تھی۔ بابا قوم کو ایمبولینس سے کار میں منتقل کرنا بھی ممکن نہیں تھا، کیونکہ اسٹریچر کار میں رکھا نہیں جا سکتا تھا اور خود جناح میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ کار میں بیٹھ یا لیٹ سکتے۔ اس موقع پر یہ امر اتنا تعجب خیز ہے کہ دارالحکومت میں کسی نے یہ جاننے کی زحمت بھی نہ کی کہ جناح 4:15 بجے ایئرپورٹ پر اترنے کے باوجود ابھی تک گورنر جنرل ہاؤس کیوں نہیں پہنچے، ان کا قافلہ کہاں ہے اور ان کی طبیعت کیسی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناح کی کراچی آمد راز رکھی گئی تھی، مگر کیا واقعی حکومت کے اعلیٰ عہدیداران ان کی آمد سے باخبر نہ تھے؟ کیا کسی کو یہ بھی خبر نہیں تھی کہ اسی صبح گورنر جنرل کا خصوصی طیارہ کوئٹہ بھیجا گیا ہے اور شام میں کسی بھی وقت دارالحکومت میں ان کی آمد متوقع ہے؟ واقفان حال بتاتے ہیں کہ 4 ستمبر 1948 کو جب کابینہ کے سیکرٹری جنرل چودھری محمد علی گورنر جنرل کی نازک حالت دیکھ کر کراچی واپس پہنچے تھے تو اسی شام وزیر اعظم ہاؤس میں کابینہ کا ہنگامی اجلاس منعقد ہوا تھا۔ یہ ناممکن ہے کہ اس اجلاس میں جناح کی بیماری زیر بحث نہ آئی ہو۔ اس کے بعد جب میر لائق علی گورنر جنرل سے ملے بغیر کراچی واپس لوٹ آئے تو انہوں نے غلام محمد کی رہائش گاہ پر لیاقت علی خان، چودھری محمد علی اور سر ظفر اللہ خان کو جناح کی انتہائی تشویشناک حالت سے آگاہ کیا، اور بقول میر لائق علی کے تمام افراد حیرت زدہ رہ گئے تھے۔ اس پس منظر میں جناح کی کراچی آمد سے حکومت کے کاربردازوں کی بے نیازی اور بے خبری تصویر کے کس رخ کی نشاندہی کرتی ہے؟ یہ سوال آج بھی لمحہ فکریہ ہے۔ پاکستان میں انڈیا کے پہلے ہائی کمشنر شری پرکاش نے اپنی کتاب پاکستان قیام اور ابتدائی حالات میں بھی اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ جناح کو اسٹریچر پر ڈال کر اس ایمبولینس میں منتقل کیا گیا اور یوں شام 6:10 پر وہ گورنر جنرل ہاؤس پہنچے۔ ایئرپورٹ سے رہائش گاہ تک کا 9 میل کا فاصلہ جو زیادہ سے زیادہ 15-20 منٹ میں طے ہو جانا چاہیے تھا، تقریباً 2 گھنٹے میں طے ہوا، یعنی 2 گھنٹے کوئٹہ سے کراچی تک اور 2 گھنٹے ایئرپورٹ سے گورنر جنرل ہاؤس تک۔ یہ تکلیف دہ سفر جناح نے اس قسم پرسی کے عالم میں کیا کہ ہماری تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے اور نہ ہی کوئی توجیہ۔ شری پرکاش نے اپنی کتاب میں تحریر کیا ہے کہ مسٹر جناح کے انتقال کے وقت فرانسیسی سفارت خانے میں کاکٹیل پارٹی ہو رہی تھی۔ میں نے اس پارٹی میں نواب زیادہ لیاقت علی خان سے مسٹر جناح کے آنے کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا
کہ مسٹر جناح سادہ مزاج آدمی ہے، اس لیے انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا کہ ان کی آمد کے وقت ہنگامہ ہو۔ گورنر جنرل ہاؤس پہنچنے کے بعد جناح فقط 4.25 گھنٹے زندہ رہے اور اس دوران وہ تقریباً غنودگی کے عالم میں رہے۔ ڈاکٹروں نے طاقت کا ایک انجیکشن لگایا اور ڈاکٹر الہی بخش کے بقول جب انہوں نے ہوش میں آنے پر جناح سے کہا کہ وہ جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گے تو انہوں نے آہستگی سے کہا، نہیں، میں زندہ نہیں رہوں گا۔ ڈاکٹر الہی بخش کے مطابق یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے آخری الفاظ تھے۔ ڈاکٹر ریاض علی شاہ نے لکھا ہے کہ جناح کے آخری الفاظ اللہ پاکستان تھے، جبکہ فاطمہ جناح مائی برادر میں لکھتی ہیں، جناح نے 2 گھنٹے کی پرسکون اور بے خلل نیند کے بعد اپنی آنکھیں کھولی، سر اور آنکھوں سے مجھے اپنے قریب بلایا اور میرے ساتھ بات کرنے کی آخری کوشش کی۔ ان کے لبوں سے سرگوشی کے عالم میں نکلا، فاتح، خدا حافظ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر ان کا سر دائیں جانب کو آہستگی سے ڈھلک گیا اور ان کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ خدا خدا کر کے کرنل نولز اور ڈاکٹر مستری ایک دوسری ایمبولینس لے کر واپس آئے